So today we are going to discuss MCQs of determinants, right? तो स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर इफ़ A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 4 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज़ व्हाट. मतलब कि A हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड वी नो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है. ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट A 4 दे रखा है विच इज़ नॉन ज़ीरो. एंड सेकेंड चीज़ वो जो ऑर्डर दे रहा है मैट्रिक्स का वो दे रहा है 3. दैट मीन्स कि n की वैल्यू जो है वो 3 है. हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को n से डिनोट करते हैं. वो हमसे डिटर्मिनेंट पूछ रहा है 2A का. पहले मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो आया कैसे. एक्चुअली जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीप्लाई होता है, जब हम उसको बाहर निकालते हो डिटर्मिनेंट से, तो वो कितनी पावर लेके बाहर निकलता है जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. ऑर्डर हमारा 3 है तो दैट मीन्स 2 की पावर 3 और अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मतलब 2 की पावर 3 इज़ 8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है जी, जितना आपको दे रखा है 4. तो 8 इंटू 4 कितना हो गया जी 32. दैट मीन्स इसकी ऑप्शन क्या आ गई डी. मतलब मैंने आपको ये बताया कि जब भी मैट्रिक्स के साथ कोई नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है और आप उस स्केलर को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना चाहते हो तो हमेशा उसकी पावर उतनी बन के आती है जितना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों, कि ये फॉर्मूला हमने क्यों ऐसे किया. सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है. यहाँ पे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, राइट. हम लोग ने क्या करना है, एक नॉन ज़ीरो स्केलर लिया k और उसको मल्टीप्लाई कर दी ए मैट्रिक्स के साथ. तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा कि हर एक एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस स्केलर के साथ जो आपने नॉन ज़ीरो को स्केलर को मल्टीप्लाई किया, राइट. अब आपने इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है जी, डिटर्मिनेंट. दैट मीन्स आपने फाइंड करना है ये के ए का डिटर्मिनेंट. तो ये जो मैट्रिक्स है ये किस में चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में. आपने ये लिख लिया के1 के बी1 के सी1 के ए2 के बी2 एंड के सी2 और लास्ट में थर्ड जो रो है के ए3 के बी3 और के सी3. अब हमें 3 क्रॉस सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आता है, बट हमें लगता है कि ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना. तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे. अब जब आप कांस्टेंट बाहर निकालोगे तो हमने एक प्रॉपर्टी भी करी थी कि जब एक रो या एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के साथ जब कोई नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं और वो सिंगल के निकल के आता है. बट अब ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पे 3 रोज़ हैं. कल्ली रो में से जब कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है पहली रो में से निकलेगा एक के हो गया, दूसरी रो में से निकलेगा और एक तीसरी रो में से निकलेगा. तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, के का क्यूब. रो में भी कह सकते हो या आप कह सकते हो पहली कॉलम में से आपने के बाहर कॉमन निकाला, दूसरी कॉलम में से और थर्ड कॉलम में से, तब भी बाहर क्या निकलेगा के क्यूब. एंड अंदर क्या बचेगा जी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. अब नोट करो, ये बन गया आपका के क्यूब और ये आपका एज इट इज़ क्या आ गया, मैट्रिक्स ए, राइट. तो आप ध्यान से देखो कि जब भी आप के का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो और के जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकलता है तो उसकी पावर कितनी बन के निकल के आती है जितना मैट्रिक्स का क्या होता है जी, ऑर्डर. तो ये तो मैंने किया आपको एक्सप्लेन. आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आ जाए तो उसका फॉर्मूला ये होता है. क्लियर है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. आपके पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑर्डर कितना दे रखा है जी 3 क्रॉस 3 एंड डिटर्मिनेंट ए है जी 4. देन आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट. स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और डिटर्मिनेंट ए कितना है जी 4 और आपने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट. अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है. अब इसका वो फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है कि जब भी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना आ जाए दैट विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1. ए डिटर्मिनेंट आपको गिवन होएगा, n हियर इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. क्लियर है बात. तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए 4 है और उसकी पावर n-1 मतलब 3-1, ये हो गया 4 की पावर 2. दैट मीन्स आंसर इज 16. ठीक है, हमारी ऑप्शन जो है वो 16 आ गई. क्लियर है बात. बट प्रॉब्लम इज़ कि ये फॉर्मूला आया कैसे. अब अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट लगाओगे, बट एक बार मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी कि फॉर्मूला कैसे आया. तो देखो जी ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है. एक प्रॉपर्टी होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई.
क्लियर है। एक्चुअली ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, ये फॉर्मूला बना है यहाँ से। हमें पता है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए व्हेन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होना ज़रूरी है, राइट, तभी ये एग्जिस्ट करता है। वैसे सिंगुलर के लिए भी होता है बट वहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्लियर। तो हमें पता है ए इनवर्स इसके इक्वल होता है, तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी जनरेट करवा लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दैट मीन्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आपका कोई आई मैट्रिक्स है। अब हमें नहीं पता इसका ऑर्डर कितना है, अब जितना ए का ऑर्डर होएगा उतना ही क्या होएगा, आई का ऑर्डर, बिकॉज इक्वालिटी है यहाँ पे। तो हम लेट कर लेते हैं कि आई का ऑर्डर एन क्रॉस एन है। एन कुछ भी हो सकता है बट है स्केयर मैट्रिक्स। तो आप जब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की आई एन क्रॉस एन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जैसे देखो ए डिटर्मिनेंट मैंने ऐसे लिख लिया, आपके पास कोई आई मैट्रिक्स है जो कि क्या है, एन है, 1 0, पता नहीं एंट्री कहाँ तक जाती है क्योंकि ये एन टाइम्स तक जाएगी, 0 0 1 एंड सो ऑन ऐसे भी क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया जो कि आइडेंटिटी है और वो एन क्रॉस एन का है, क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 1। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो इस यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बाकी सारी जगह क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बाकी जगह 0, और ये चीज़ आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है जी, एन क्रॉस एन, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों साइड जब आप डिटर्मिनेंट लोगे तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और इधर भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये पूरे मैट्रिक्स का जो आपने लिखा हुआ है। क्लियर है जी, एंड सो ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एन क्रॉस एन। अब हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप डिटर्मिनेंट करते हो दो चीज़ों का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जब भी आप कह लो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी करते हो, राइट, तो वो ओपन होकर फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, ए का डिटर्मिनेंट अलग से और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अलग से। अभी हमने ये प्रॉपर्टी करी है कि जब ए डिटर्मिनेंट हर एक रो या हर एक कॉलम से बाहर निकलेगा तो वो कितने टाइम्स बाहर निकलेगा, जितना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है। एक ए यहाँ से निकला, एक ए डिटर्मिनेंट यहाँ से निकला, एंड सो ऑन यहाँ तक कितने टाइम्स निकलेगा, एन टाइम्स। तो ये चीज़ होगी, मतलब ए के डिटर्मिनेंट की पावर कितने टाइम निकला, एन टाइम्स। अब आपने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, उसको इस साइड रख लो। ये ए डिटर्मिनेंट जब दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पावर 1 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि नीचे जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नीचे पावर 1 थी, ऊपर जाके क्या हो गया, n-1, और ये आ गया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो ऐसे ये फॉर्मूला जनरेट होता है, राइट। अब हमें ये निकालना नहीं है, हमें डायरेक्ट याद रखना है कि कभी भी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आप उसको ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि ये फॉर्मूला हमारा इस प्रॉपर्टी से जनरेट हुआ है। क्लियर है जी। तो हमने यहाँ दो फॉर्मूले सीखे, एक तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा, एंड सेकंड चीज़ कब कोई स्केलर मल्टीप्लाई अंदर हो रहा हो तो उसको कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी, थर्ड क्वेश्चन है जी, इफ़ ए इज़ अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट। अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ये आपको याद होना चाहिए। जब मैंने आपको इन्वर्स के बारे में टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको बोला था कि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन जीरो, क्योंकि अभी आपने ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, राइट। आप किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब बोलते हो, या किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल, फंक्शन तो चलो अलग चीज़ है, हम मैट्रिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब बोलते हो, जब आपका डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो, मतलब आपका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन डिटर्मिनेंट इज़ नॉन जीरो। अब वो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है। ऑब्वियस आप कर सकते हो, क्योंकि रेसिप्रोकल आप तभी कर सकते हो अगर ये चीज़ क्या है जी, नॉन जीरो। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ए आप तभी लिखोगे अगर आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है जी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, राइट। क्योंकि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में ही डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। हाँ, अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ना हुआ तब आप डिटर्मिनेंट को ऐसे रेसिप्रोकल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि तब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी, फोर्थ क्वेश्चन है कि ये तो सिंगल है, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बस उसको वर्टिकल लाइंस में लिखा हुआ है, और आपको पता है वर्टिकल लाइंस का क्या मीनिंग होता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है,
डिटर्मिनेंट। तो इसमें उसने कुछ नहीं लिखा, जस्ट उसने ऐसे मैट्रिक्स लिख दिया, वर्टिकल लाइंस लगा दी, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि वो एक्चुअली में आपसे क्या पूछ रहा है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। और हमें 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना ईजिली आता है। क्या होता है जी, पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हो प्रिंसिपल डायगोनल की, मतलब 3 इंटू माइनस का 6, राइट, माइनस फिर मल्टीप्लिकेशन करते हो रिवर्सल डायगोनल की, -7 इंटू 4। क्लियर है जी। तो ये हो गया माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस के 28, तो ये आपका आंसर आ गया जी 10। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है ए ट्रांसपोज, ये साइन हमें पता है ट्रांसपोज का है, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, देख लेते हैं जी। अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी डी, राइट, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंज करते हैं ए बी सी डी। क्लियर है। एक बार फिर से ट्रांसपोज लेते हैं हम इसका, दोबारा से इंटरचेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए सी बी डी। तो आप नोटिस करो अगेन आपका वही मैट्रिक्स आ गया। क्लियर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है कि जब भी आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, अगेन से ट्रांसपोज करते हो, तो वो किसके इक्वल आता है जी, ए के इक्वल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू एनी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कहते हैं एक नंबर होता है जो एसोसिएट होता है फ्रॉम एनी मैट्रिक्स, राइट। ठीक है, ये बात कब होती बात, ये ठीक अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता तो। हमें पता है डिटर्मिनेंट एक नंबर ही होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट एक सिंगल वैल्यू या एक नंबर होता है जो कहाँ से आता है, फ्रॉम मैट्रिक्स से। बट मैंने तब आपको बोला था कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट होता है। बट इसने यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर दी एनी लिख के। अब उसने एनी मैट्रिक्स लिख दिया तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर, इट विल बी अ स्क्वायर। तो एनी लिख दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। क्लियर है। अगर ये चीज़ वो एनी की जगह स्क्वायर लिखता तब ये स्टेटमेंट क्या होती, ट्रू। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है आपके पास ए बी इज इक्वल टू सी है, मतलब ए और बी की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है। वेयर वी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x5। बी और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रखे हैं जी, 3x5। देन वो ऑर्डर पूछ रहा है ए मैट्रिक्स का। देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास ए बी इज इक्वल टू सी है, राइट। बी और सी का जो ऑर्डर दे रखा है दैट विल बी 3x5 और 3x5 दे रखा है, ए का ऑर्डर पूछ रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऑर्डर आएगा वो कितना आना चाहिए, 3x5, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। मतलब यहाँ से ये क्लियर होगा कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होएगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होएगी। अब 3 तो कट गया एक तरह से, 5 से समझो ऑलरेडी आपका आ चुका है, क्या बच गया 3, तो यहाँ पे भी क्या होएगा 3। देखो सबसे पहले आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। वहाँ से हमने एस्टिमेट लगा लिया कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही होएगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल तो होनी पड़ेगी क्योंकि उसने हमें ये एक्सप्रेशन दे दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। अब एक तरह से हमने क्या बोला था, ये 3 एक तरह से कट जाता है, कटता नहीं है, सिर्फ फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, फॉर अ जस्टिफिकेशन। तो ये 3 एक तरह से कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया 5। अब हमें 5 तो मिल गया, और क्या चाहिए 3, तो पक्की बात है यहाँ पे क्या होएगा 3। तो यहाँ से पता चल गया कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होएगा 3x3, तो इसलिए इसकी ऑप्शन क्या आ गई जी, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल्स टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब उसने सिंगुलर बात बोल दिया तो हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होएगा इसका 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। और वो मैट्रिक्स दे कितना रहे हम लिख लेते हैं k 10 3 5। नेक्स्ट कह रहा है अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ, कहता क्या होएगी। तो ठीक है बता देते उसको k की वैल्यू। हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या होएगा, पहले तो इसको लिख लो ऐसे। डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो वो होएगा 5k माइनस के 30। सिंगुलर है सो ये किसके इक्वल होएगा 0 के इक्वल, राइट। तो 5k इज इक्वल्स टू 30 एंड k इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स ये कितना आ गया 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर है। अगर नॉन सिंगुलर बोला होता तो मे बी कुछ और ऑप्शन देता, नॉन सिंगुलर में हम लोग डिटर्मिनेंट क्या रख लेते हैं नॉन जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है 2x2, देन के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको कोई नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका डिटर्मिनेंट पूछ ले तो जब के को बाहर निकालना हो सॉरी के को बाहर निकालना हो तो वो कितनी पावर लेके निकलता है जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है।
मतलब 2 ऑर्डर है तो k की पावर बाहर क्या निकलेगी 2 और अंदर क्या बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ से क्या ऑप्शन होगी करेक्ट b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये मैट्रिक्स है और ये सिंगुलर है, फिर से वही बात पूछ ली, सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट हम क्या रख लेंगे इक्वल्स टू 0 और देन हम क्या कर लेंगे फाइंड x। कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये आपका मैट्रिक्स है 2x 5 4 2, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस के 20 सिंगुलर है सो दैट विच इज इक्वल्स टू 0। 4x इज इक्वल्स टू 20 तो x इज इक्वल्स टू 20/4 दैट मीन्स ये आ गया 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x टू 18x, एक ये है और ये भी दे रखा है, मैट्रिक्स नहीं है ये डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल्स टू इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, देन कहता है x फाइंड आउट करो। अब देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, हम लोग जब मैट्रिक्स रखते थे तो हम लोग क्या बात करते थे, इक्वल मैट्रिसेस। कौन से मैट्रिक्स होते हैं, व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। अब आप इसमें ये मत कहना कि x 6 के इक्वल है, x 6 के इक्वल है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, व्हेन द ऑर्डर इज सेम एंड सेकंड चीज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। राइट, अब कहीं आप x इक्वल टू 6 लिख दो, सी ऑप्शन, वो गलत हो जाएगी। इसने स्पेशली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट, मतलब इस मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालो और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, वो हमेशा इक्वल होंगे, ये बात कह रहा है वो। क्लियर है, तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस का 36, मतलब कि फर्स्ट वाले का जो आएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का 36। ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 6 इंटू 6 36 माइनस के 36 माइनस 36। अब आप इक्वल रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के 6। तो यहाँ से ऑप्शन आती है बी। यहाँ से बहुत जनों की गलती हो सकती है कि वो डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू 6 एक्स इज इक्वल्स टू 6 यहाँ पे लिख दें, बट ये गलत बात है, क्योंकि वो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती थी, तब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखते थे, बट यहाँ पे वो आपसे डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर दोनों को क्या रखो जी, इक्वल। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड a का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, देन फाइंड m। अब उसने a डिटर्मिनेंट दे दिया, कितना दे दिया, डिटर्मिनेंट नहीं सॉरी मैट्रिक्स दे रखा है, इट्स m -2 m, और कह रहा है कि a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कितना दे दिया 25, देन आपने क्या फाइंड करनी है, m। करते हैं कैलकुलेट। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करो, अगर a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर यहाँ पे 25 है तो सिंगल a डिटर्मिनेंट क्या आएगा, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +-5, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, तो दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। इसको रखो साइड पे, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है, ये क्या आएगा, m का स्क्वायर माइनस 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 +4, ये चीज़ आ गई। अब एक साइड आपका आया m² -4 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट क्या है +-5, हम इक्वल रख लेते हैं। m² -4 किसके इक्वल है, +-5 के। दो केस बनेंगे, एक बार +5 के इक्वल और एक बार -5 के इक्वल। जब +5 के इक्वल होता है तो m² आता है 9, मतलब m इज इक्वल्स टू +-3, और जब -5 के इक्वल होता है तो m² आता है -5 + 4 -1। अब इसका हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जब आप रूट लोगे तो वो आयटा में चला जाएगा, इमेजिनरी में चला जाएगा, हम तो बात रियल में कर रहे हैं, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, +-3, तो देयरफॉर यहाँ पे आप जो आंसर टिक करोगे वो सी ऑप्शन होएगी। क्लियर, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट देख लिया क्या आया, अकॉर्डिंग टू योर मैट्रिक्स क्या डिटर्मिनेंट आया, और दोनों को क्या रख दिया, इक्वल, तब आपने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a 6, 2a का डिटर्मिनेंट क्या होएगा, ये आप आई थिंक आप सॉल्व कर ही लोगे अब, क्योंकि हमें पता है कि वही सेम फॉर्मूला 2 की पावर 3 लेके बाहर निकलेगा, अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू डिटर्मिनेंट a कितना है जी 6, तो 8 इंटू 6 48। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, ऑर्डर कितना है दोनों का 3 क्रॉस 3, डिटर्मिनेंट a दे दिया 2 है, डिटर्मिनेंट b दे दिया 3 है, देन कहता है फाइंड करो 2ab का डिटर्मिनेंट। देखो 2ab मतलब 2 आपने बाहर निकालना है, वही बात, जब आप 2 बाहर निकालोगे तो कितनी पावर लेके निकलेगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मतलब 3। अंदर क्या बच गया, डिटर्मिनेंट ab, और ये हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ab किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ b, 2 की पावर 3 8, डिटर्मिनेंट a 2 दे रखा है और b कितना दे रखा है 3, तो ये हो गया 48। दैट मीन्स आपकी ऑप्शन आ गई ए। क्लियर,
इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 20, देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होएगा। अब इनवर्स का वही बात, डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल हो सकता है अगर उसका ए का डिटर्मिनेंट क्या निकालोगे, 0, क्योंकि हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओनली इफ अगर ए आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टेबल मतलब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, राइट मतलब ये चीज़ इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए हो जाएगी अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो है, राइट। यहाँ पे ठीक है नॉन ज़ीरो, ये कितना है जी 20, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो डायरेक्ट कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा 1 बाय 20 के। क्लियर है। हाँ अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो होता तब आप ये नहीं डिफाइन कर सकते थे, तब तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए दैट इज़ 1 3 2 4, देन ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा। ये इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। ए की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, एडजॉइंट ए से। ए आपके पास गिवन है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 3 2 4, सबसे पहले इसका निकालो एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, माइनर्स। माइनर्स क्या होते हैं जी, पहले 1 का माइनर क्या आएगा 4, 3 का माइनर 2, 2 का माइनर 3 एंड 4 का माइनर 1, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद को फैक्टर भी हमें निकालना आता है, प्रिंसिपल डायगोनल एज इट इज़, रिवर्सल डायगोनल के साइन चेंज, और लास्ट में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, इस को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके 4 - 2 - 3 1, राइट। एडजॉइंट ए आ गया और ए भी आ गया, इन दोनों को अब कर दो मल्टीप्लाई, पहले ए रखोगे और उसके बाद रखोगे एडजॉइंट ए। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हमें पहले 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। यहाँ पे होता है A 1 1, मतलब पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 4 4, राइट। उसके बाद दिस इंटू दिस, प्लस का साइन पड़ता है और ये आ गया प्लस माइनस माइनस के 6, तो 4 - 6 कितना हो गया, माइनस का 2। फिर उसके बाद यहाँ होता है A 1 2, मतलब पहली रो दूसरी कॉलम, 1 × -3 माइनस का 3, प्लस का साइन प्लस का 3, क्या आ गया आंसर 0। यहाँ पे क्या आएगा A 2 1 होता है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 4 8 माइनस के 8, क्या आंसर आ गया 0। उसके बाद लास्ट A 2 2, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × -3 माइनस का 6, फिर प्लस का साइन पड़ता है 4, कितना आ गया -2। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जो कि आपकी ऑप्शन है बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। कहता है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ए कितना है, नॉन जीरो, कितने ऑर्डर का है 3, मतलब एन की वैल्यू क्या दे दी 3, और डिटर्मिनेंट कितना है 4। क्या फाइंड आउट करने से पूछ रहा है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अभी तक हमने जो सीखा है वो सिर्फ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट सीखा है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। बस उसने कुछ नहीं किया, एक और एडजॉइंट लगा दी इस डिटर्मिनेंट के अंदर, एक और एडजॉइंट लगा दी डिटर्मिनेंट के अंदर, तो इसका फॉर्मूला याद रखना जी, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर, मतलब एक n-1 और आ जाता है, उसका क्या हो जाता है स्क्वायर। अगर सिंगल एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछ लिया तो ये फॉर्मूला, अगर 2 बार एडजॉइंट ए लिख के डिटर्मिनेंट पूछ लिया तो दिस वन। अब इस क्वेश्चन में लगेगा सेकंड वाला फॉर्मूला, लगा लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 4, n-1 मतलब 3 - 1 इसका स्क्वायर, मतलब 4 का 2 का स्क्वायर, मतलब 4 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 256। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कहता है ऐसी कौन सी ए की वैल्यू होगी कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीन ऑफ सिंगुलर, सिंगुलर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब क्या रखते हो आप 0 के इक्वल, तो इसका हम डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख लेंगे, ऑटोमेटिकली ए निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट आएगा 2a 5 8 10, क्या होता है जी 10 × 2 20a माइनस के 40, किसके इक्वल रखेंगे 0, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो 20a इज इक्वल टू 40 एंड a इज इक्वल टू 40/20, तो ये आ गया आंसर आपका 2, मतलब जब आप a की वैल्यू 2 रखोगे तब ये मैट्रिक्स पक्का 0 के इक्वल होएगा, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, सॉरी 0 के इक्वल होएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3, मतलब n की वैल्यू है 3, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दे दिया 64, देन ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब ट्रांसपोज का पूछ रहा है, हमें जो फॉर्मूला पता है वो हमें ये पता है कि ए
एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है, बट वो ए ट्रांसपोज का पूछ रहा है। यहाँ से पहले एक रिजल्ट याद रखना, चाहे डिटर्मिनेंट ए निकाल लो चाहे डिटर्मिनेंट निकालो उसके ट्रांसपोज का, ऑलवेज दे आर इक्वल, राइट। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और सिंगल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब उसी का, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब एडजॉइंट ए उसने कितना दे रखा है जी 64, हमसे पूछ रहे ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का बाद में निकाल लेंगे, पहले डिटर्मिनेंट सिंगल का निकाल लें, n-1, n कितना दे रखा है जी 3 पुट कर देते हैं, 3-1 तो ये आ गया 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 दूसरी साइड जाके होएगा 8, राइट, सॉरी 2 दूसरी साइड जाके होएगा रूट, और 64 का रूट क्या आएगा 8 आएगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 आ गया, तो ट्रांसपोज भी क्या आएगा 8, राइट। हमें पता है कि जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो 64 का रूट होएगा, इसने 2 वैल्यू देनी थी +-8, राइट। अगर डिटर्मिनेंट ए +-8 है तो ट्रांसपोज भी क्या होएगा +-8 ही होएगा, राइट। बट ऑप्शन में नेगेटिव की बात नहीं करी, मतलब पॉजिटिव तो है ना, तो ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जी m, राइट। कर लेते हैं डिस्कस। आपको ऑर्डर दे रखा है 3, मतलब n की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3, राइट, और डिटर्मिनेंट ए दे रखा है m, वो आपसे पूछ रहा है a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ जी कितना होएगा। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, आप इसको अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। अब ये तो एज इट इज़, एडजॉइंट ए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसकी पावर 1 है, अब जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड करते हो, पावर्स ऐड करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा, तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे m है और n कितना है 3, तो ये आंसर आ गया m का क्यूब, ऑप्शन आ गई बी। क्लियर है जी। तो मतलब सिंगल है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एडजॉइंट का, और डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, 3 पॉइंट्स है आपके पास a0, 0b एंड xy, और ये पॉइंट्स है कोलिनियर। अब जैसे कोलिनियर बोला, हमें पता है कि जब कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, राइट। 3 पॉइंट दे रखे और तीनों कोलिनियर है, देन कहता है बताओ कौन सी इक्वेशन आएगी। निकाल लेते हैं, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है क्या होता है जी 1/2। फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे लिखते हो, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखते हो, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखते हो, फिर जो थर्ड कॉलम बचती है वहाँ पे क्या लिखते हो 1-1-1। कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होएगा 0 के इक्वल। अब देखो ये तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लो, 3×3 का है, बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा b-y, राइट। उसके बाद ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी करोगे तो 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1 जब आप करोगे एक्सपेंड तो इट्स 0 माइनस का bx इज इक्वल्स टू किसके 0 के, तो ये आ गया मल्टीप्लाई कर दो ab माइनस ay, ये आ गया माइनस का bx इज इक्वल्स टू 0। अब ab इज इक्वल्स टू ay और bx को दूसरी साइड भेज दो, और इन द एंड आपकी ये इक्वेशन आ गई। देख लो कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है इफ a इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ -3 4 5 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होएगा। आपको उसने इस बार मैट्रिक्स को मतलब लिख के नहीं बोला, जस्ट डायगोनल एलिमेंट दे दिए कि अगर आगे डायगोनल लिखा है दैट मीन्स वो डायगोनल एलिमेंट है। कौन कौन से -3 4 एंड 5, राइट। अब आपको डायगोनल मैट्रिक्स लिखना था, कितने एलिमेंट दे रखे हैं 3, तो पक्की बात है ये 3×3 का मैट्रिक्स होएगा, 3×3 का मैट्रिक्स होएगा, राइट। और डायगोनल एलिमेंट दे दिए -3 4 5, तो मतलब बाकी एलिमेंट क्या है जी 0। ये बात तो क्लियर है ना, पक्की बात है ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारे क्या है 0। मतलब वो आपसे एक्चुअली ये चीज़ दे रहा था, बस आपको समझने की ज़रूरत ये थी कि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखें, तो ये इसका मैट्रिक्स है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट जब निकालना हो तो कुछ नहीं करना, एक्सपैंड कर दो पहली रो को एक्सपैंड करोगे -3 कैंसिल किया, ये क्या आ जाएगा 20। अब 0 को करोगे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो वो भी 0 आएगा, अगली वाली 0 उठाओगे तब भी आंसर 0 आएगा, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आंसर आ गया -60, राइट। तो ये आपकी ऑप्शन आ गई। नहीं पता चलता कुछ नहीं करना, डायगोनल एलिमेंट्स तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, -3 × 4 × 5, जो भी आया वो आंसर। क्लियर है बात। तो बस आपको ये पता होना चाहिए था कि ये जो उसने ऐसे लिख दिया डायगोनल ऑफ दिस, उसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो वो ऐसे लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़
ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होएगा? अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब जिसके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, ये हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कि जब भी कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है राइट, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और जब इस नेगेटिव की जगह पे प्लस साइन आता है तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक। अब देख लो वो आपसे कौन सा रिजल्ट पूछ रहा है, वो आपसे ए माइनस ए ट्रांसपोज पूछ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, ये रिलेशन आपने देखा होगा, हमने कहाँ डिस्कस करा है? स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब ट्रांसपोज करके किसके इक्वल आता है? नेगेटिव ऑफ ए। तो इतनी बात से हमें ये क्लियर तो हो गया कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3। कहता है ए ट्रांसपोज डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज, वो तो हमें पता ही है। देन कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करो। आपको यहाँ पे एक रिजल्ट याद करने की ज़रूरत है। रिजल्ट ये है कि हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर है वो ऑड हुआ, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ए, और उसका जो ऑर्डर है वो ऑड है। ऑर्डर मतलब 3x3, अब 3 हमें पता है ऑड है राइट। तो जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड होएगा तो उसका डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर हमें ऑड दिख गया तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा 0 आएगा। आपको एग्जांपल्स लेके भी ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? तो इसने यही पूछा है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला? स्क्यू सिमेट्रिक। और आप नोटिस करो ऑर्डर क्या है? ऑड है, तो डिटर्मिनेंट क्या होएगा? 0। डायरेक्ट रिजल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए क्या होएगा? सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इसका 0। तो कहता है एडजॉइंट ए क्या होएगा? अगर आपको याद हो, हमने जब स्टार्ट किए थे ये MCQs तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हमने उसको सॉल्व वगैरह किया था, तो लास्ट में जाके ये रिजल्ट निकला था कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। हमें फॉर्मूला भी अब याद है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। वो आपसे बात कर रहे हैं कि अगर ए क्या हुआ? सिंगुलर, मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए क्या हुआ? 0 हुआ, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या बताओ होगा? हम इस रिजल्ट से बता सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी? पूरी 0। तो एडजॉइंट ए भी क्या आ गया? 0। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है आप उसको क्या नाम देते हो? सिंगुलर। तो क्लियर है? तो एडजॉइंट ए भी क्या होएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होएगा। क्लियर है बात? अगर ए सिंगुलर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है एडजॉइंट ए भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर आपको प्रूव करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, कहते हैं इनके कौन से सोल्यूशन होंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में सोल्यूशन डिस्कस किए थे, निकालते कैसे हैं राइट। पर आप एक बात याद रखना, मैंने वो आपको सोल्यूशन बताए थे सिर्फ और सिर्फ 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हमने सोल्यूशन डिस्कस करे थे 2x2 वाले केस में और 3x3 वाले केस में। मतलब जब 2 अननोन वेरिएबल होंगे और 2 ही इक्वेशंस होंगी, 3 अननोन वेरिएबल होंगे, 3 ही इक्वेशंस होंगी आपकी। मतलब एक्स वाई अगर 2 अननोन वेरिएबल है तो इक्वेशन भी एक्स वाई की 2 ही मिलेगी आपको, तभी आप 2x2 का जनरेट करोगे मैट्रिक्स। और 3x3 वाले केस में एक्स वाई जेड 3 अननोन वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस मिलेंगी, तब भी आप 3x3 का मैट्रिक्स बना सकते हो। तब मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट निकाल के देख लिया करो, अगर वो नॉन जीरो आ जाए तो यूनिक सोल्यूशन, अगर वो 0 आ जाए तो आगे मैंने सब केस कराए थे एडजॉइंट वाले राइट। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, बट प्रॉब्लम इज दैट वेरिएबल 2 हैं बट इक्वेशंस 3 है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं बट इक्वेशंस कितनी है? 3। अगर मैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? मतलब अगर ये 3 इक्वेशंस है ना, मैंने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है राइट। देखो ए मैट्रिक्स, मैंने आपको कैसे बताया था मैट्रिक्स कैसे लिखना है? पहली इक्वेशन के कॉफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन के कॉफिशिएंट, अब इसमें तीसरी भी आ गई। पहली इक्वेशन के कॉफिशिएंट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे इक्वेशंस लिख देती हूँ ताकि आपको देखने में ईजी हो जाए। ये आपकी इक्वेशंस हैं राइट। हम लोगों ने कॉफिशिएंट लिखे, पहली इक्वेशन का कॉफिशिएंट है 2 and 1, यहाँ पे लिख दिया 2 and 1। दूसरी इक्वेशन का कॉफिशिएंट 3 2, तीसरी के हैं 1 1। अब आप एक नोटिस करो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं रहा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और कॉलम्स कितनी है? 2। अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स ने तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लोगे? डिटर्मिनेंट ही निकाल सकते, तो हाउ कैन यू फाइंड दैट कि इसके कितने सोल्यूशन है राइट। तो इसका मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी।
अब स्क्वायर मैट्रिक्स में तो आपको पता है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिख गया तो जस्ट यू सॉल्व द डिटर्मिनेंट एंड टू फाइंड द सोल्यूशन कि कितने हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मतलब कि इक्वेशंस ज़्यादा हों और वेरिएबल्स 2 हों, तो आपने कैसे फाइंड करना है सोल्यूशन? कुछ नहीं करना, जस्ट आपने पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना तो आपको आता है, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, जरूरी नहीं पहली 2, एनी 2, सेकंड थर्ड कर लो, फर्स्ट थर्ड कर लो, कोई भी 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। सॉल्व आपको पता है कि कैसे करते हैं, बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देखो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x + 2y = 8 आ गया। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y = 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 4x माइनस का 3x मतलब x आ गया, ये तो कैंसिल ही हो गए। 8 - 2 आ गया 6। x की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पुट करते हैं जी फर्स्ट इक्वेशन में, 2 × 6 + y = 4, 12 + y = 4, y = -8। क्लियर है बात? तो यहाँ से फर्स्ट 2 इक्वेशन सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल गई 6 और y की वैल्यू मिल गई -8। क्लियर है? अब ये सॉल्व करने का फ़ायदा क्या हुआ? आपने जब 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करी, अब इस एक्स वाई की वैल्यू को पुट करो इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 थी आपकी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, x + y = -2। अगर, अब ये रिजल्ट याद रखना, इफ़ ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करगी पुट करने के बाद तो यूनिक सोल्यूशन, अगर नहीं सेटिस्फाई करी तो नो सोल्यूशन। क्लियर है? अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करने के बाद सेटिस्फाई करेगी, जैसे हम पुट करें कि x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -8, किसके इक्वल आ गया -2, तो इक्वल आ गए दोनों, तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगी, तो पक्की बात है इस इक्वेशंस का कौन सा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन। अगर बाय चांस ये सेटिस्फाई ना करती, -2 के इक्वल ना आती, तब आपका आंसर क्या होता? नो सोल्यूशन। एक ऑप्शन होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली में क्या होता है, एक से ज़्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करनी स्टार्ट करते हैं, कि जैसे 6 - 8 भी कर दिए, कोई और भी सेटिस्फाई करे और -2 आंसर लेके आए, तो इनफाइनाइटली। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा कंसेप्ट कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। वो जो मैंने आपको बताया था, वो बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में, यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट, बट इस इक्वेशंस में आप डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बना रहा, अननोन वेरिएबल 2 हैं बट इक्वेशंस 3 है, राइट? तो इस केस में आपने ऐसे करना है, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करो, तीसरी को देखो, अगर वो सोल्यूशन सेटिस्फाई कर गया तो यूनिक सोल्यूशन, नहीं सेटिस्फाई करता होता तो नो सोल्यूशन। क्लियर? तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट है 1/a, 1/b, 1/c, a² b² c², bc, ca एंड ab। इस डिटर्मिनेंट की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको देख रहा हो तो क्या मैं abc से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? एक्चुअली ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी वाला हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था। अगर मैं पहली पूरी रो को a से मल्टीप्लाई कर दूँ, दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर दूँ b से, और तीसरी रो को मल्टीप्लाई कर दूँ c से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? अब देखो, जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए भी बाहर हमें ABC लगाना पड़ता है। जब भी आप किसी रो या कॉलम को किसी स्केलर से, नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर बिल्कुल ऑपोजिट लगाते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई कर लो a से, b से, c से, तो मैं ABC से क्या करूँगी? डिवाइड, सो दैट ये वो हो जाए, मतलब कि बैलेंस बने। ठीक है, तो करते हैं। पहली रो को करेंगे तो a/a कितना हो गया? 1, यहाँ पे हो गया a³, यहाँ पे हो गया ABC, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया b³, यहाँ पे हो गया ABC, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया c³, यहाँ पे हो गया ABC। क्लियर है ये बात? अब थर्ड कॉलम में से आप नोटिस करो क्या कॉमन निकल रहा है? ABC कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग थर्ड कॉलम में से। थर्ड कॉलम में से जब आप ABC कॉमन निकालेंगे, पहले भी ABC बाहर था, अंदर जो बच गया 1 1 1, a³ b³ c³ 1 1 1, राइट? ये कैंसिल हो गया। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब भी कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो डायरेक्ट आप उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या लिखते हो? 0, क्योंकि इसमें पहली कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गई है? इक्वल, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो जो हमारी ऑप्शन बनी वो क्या बन गई जी? बी ऑप्शन। क्लियर है जी? तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। आप अगर एक्सपैंड करोगे तब भी आंसर 0 आएगा, बट फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करो, जस्ट 2 प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, एक मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी और सेकंड मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि व्हेन द रो 2 कॉलम इक्वल हो तो डिटरमिनेंट क्या आता है? 0।
क्लियर है जी। एक्सपैंड करने में वही आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे, अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो जस्ट 1.5 मिनट लगेगा। क्लियर। तो आई होप आज हमने जो MCQ किए हैं वो आपको समझ लग गए हों, राइट। तो जो हमने आज कुछ रिजल्ट किए हैं, कुछ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के, तो उसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।